Hello to all students of BSc final year. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. बायोटेक्नोलॉजी जो आपका थर्ड पेपर है बॉटनी में, उसमें स्टार्टिंग में जब प्लाज्मिड और उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स जीन के साथ अगर इंजीनियरिंग की जाए किसी प्रोसेस के साथ, उसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे टूल इन्वॉल्व हैं जिससे जीन को मॉडिफाई किया जाता है, जीन को चेंज किया जाता है आर्टिफिशियली। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत दो ब्रांचेस हैं। जब हम बायोटेक पढ़ते हैं तो उसमें एक तो है जीई जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है हम बाद में पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर है उसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल है कोशिकाओं के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, कोशिकाओं के द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं, बढ़िया से बढ़िया सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम उस किसी भी स्पीसीज़ को उसके जीनोम में जीन में चेंज करते हैं, इसलिए हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और टिश्यू कल्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि टिश्यू कल्चर में कैलस लेते हैं और कोशिकाओं जीन के में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है हम टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग को मिक्स करके भी नई वैरायटी का निर्माण कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इज द प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ओके, तो एक चीज़ है कि जैसे ह्यूमन से बैक्टीरिया में हम कोई जीन डाल रहे हैं, बैक्टीरिया से एक जीन उठाया जैसे बीटी कॉटन में करते हैं, ओके, क्राई जीन को हम बीटी कॉटन प्लांट के सेल में इंसर्ट कर देते हैं। ह्यूमन से हमने कोई जीन उठाया और उसको शीप में ट्रांसफ़र कर दिया, फिश से प्लांट में, ओके। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर ह्यूमन, बैक्टीरिया, शीप वगैरह, ये सारे बड़े ऑर्गेनिज्म हैं और जनरली इनके बीच कोई आदान प्रदान नहीं होता है। सिर्फ एक जो स्पीसीज़ होती है उसमें ही आपस में ट्रांसफ़र हो सकता है रिप्रोडक्शन के वक्त। लेकिन अगर हम स्पीसीज से बाहर ऑर्गेनिज्म में जीनों का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर हम उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में रखते हैं, ओके। तो एक प्रोसेस जिसमें पीस ऑफ डीएनए को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे एक टोबैको प्लांट है, ग्लो इन डार्क। अब ये क्या है कि यहाँ पे चमकता हुआ दिखाया गया है डार्क में। 1986 में इसको बनाया गया था, ओके। ये कैसे किया? इन्होंने फायरफ्लाई जो होती है वो चमकने वाला जो जीन है उसको ट्रांसफ़र किया टोबैको प्लांट में, ओके। तो इस तरह से ये दो बहुत ही दूर के सेपरेट स्पीसीज़ हैं। इनका आपस में किसी भी प्रकार का जेनेटिक आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन हमने आर्टिफिशियली इस जीन को वहाँ से उठाया और इस प्लांट में डाल दिया, ओके। तो इस तरह से जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ट्रांसफ़र होता है तो हम उसको ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसके अंतर्गत किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, ये सब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें एक वेक्टर चाहिए होता है जो कि जीन को कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र करता है। और ये वेक्टर हम इतने पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मिड और वायरस
का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा है। ओके, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाता है और सेल्फ रेप्लिकेटेड होता रहता है। और दूसरा है वायरस। वायरस में ये क्षमता होती है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल में फट से ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसके वायरस के जो डीएनए है, इसके अंदर हम अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहें इसके अंदर, तो हम इसके अंदर डाल के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये वेक्टर्स हैं, लाने ले जाने वाले। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का या जीन के ट्रांसफ़र का, उसकी एक सिंपल सी एक प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखी है। ओके, तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले ये एक कोशिका है जिसमें से हमें एक जीन छांटना है। उसको हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन और वांछित जीन। ओके, ये पूरी सेल है और सेल का ये केंद्रक है जिसमें क्रोमोजोम्स दिख रहे हैं। और क्रोमोजोम्स में से हमें सिर्फ एक जीन जो हमारे काम का है वो हमें निकालना है। और ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें प्लाज्मिड दिख रहा है। इस प्लाज्मिड के साथ ये जो वांछित जीन है हम दोनों को मिलाएंगे। और ये जो यहाँ पे येलो कलर में शो हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जो येलो कलर में हमारा जो वांछित जीन है वो इस प्लाज्मिड में हमने इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हम इस बैक्टीरिया को, ये देखिए ये एक बहुत बड़ा सा बायो रिएक्टर दिख रहा है यहाँ पे फोटो में। ओके, इंडस्ट्रियल लेवल पर ये काम होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। जैसे हमने इंसुलिन का जीन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, अब ये बहुत सारी यहाँ पे कॉपीज़ आपको दिख रही हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़ हो गई हैं। और ये बहुत सारी कॉपीज़ क्या करेंगी, इसमें प्रोडक्शन करेगी। जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोटीन है, जैसे ये पिंक कलर में ये शो हो रहा है, जैसे इंसुलिन डाला, बहुत सारा इंसुलिन बना रही। और इस इंसुलिन को हम, ये रिएक्टर्स, कुछ उपकरण होते हैं बायो रिएक्टर्स बड़े बड़े, उसमें से हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये ज़्यादा लेस कॉस्टली है और हाइजीनिक भी है और अच्छी तरह से सेपरेट भी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से अवेलेबल भी हो जाता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इस तरह से हम जो काम का जीन है, कभी कभी इंसुलिन जीन डिफेक्टेड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो इस तरह से उस इंसुलिन जो है वो हमेशा रोज़ लगाना पड़ता है डायबिटिक पेशेंट को। तो ये आर्टिफिशियली निर्माण करके इंजेक्शन के थ्रू लिया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से देखिए, द जीन ऑफ जीन इज इंसर्टेड इनटू द डीएनए और अनदर होस्ट सेल। ओके, तो इंसर्टेड यानी प्रवेश करवाया जाता है दूसरे डीएनए के साथ। फिर इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। जब प्लाज्मिड और दूसरा जीन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द होस्ट सेल मल्टीप्लाइज, ये जो एक से बहुत सारी मल्टीप्लाई हो रही है, इसका फ़ायदा ये है कि हमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रोसेस है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमने निकाल दिया और मिक्स कर दिया। इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कभी कभी सक्सेसफुल होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ओके, लेकिन एक बार सक्सेस मिलते ही काफ़ी यूज़फुल रहता है मानव के लिए। इसमें देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर द होस्ट सेल। इसके अंदर ये एक जीन है, ह्यूमन सेल से निकाला है जीन। ओके, इस जीन को, यहाँ एक बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरिया की सेल में ये जो गोल गोल है, इसको हमने खोला। पहले खोलते कैसे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यहाँ प्रयोग करते हैं। तो इनके सिरे जो हैं सेम
कम्प्लीमेंट्री होते हैं और यहाँ जाके ये जुड़ गया है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसको हम ये ओरिजिनल वापस जो होस्ट सेल है जिसमें ये ग्रो करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट होगा। अब हम इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये जो है GMO, इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हैं इसमें, वो भी याद रखनी है। ए ऑर्गेनिज्म विच हैज़ फॉरेन DNA इंटीग्रेटेड इनटू इट्स जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड GMO। ओके, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके जीन को मॉडिफाइड किया हुआ है। देखिए, जैसे ये पहले तो इस तरह का प्लाज्मिड था और फिर हमने इंसर्ट कर दिया, और अब हमें जो वापस उसके जीनोम है उसमें कुछ चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया है, तो इनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कभी कभी आप शायद कुछ जो होता है स्टिकर, उस पर लिखा हुआ भी होता है कि इसमें कुछ स्पेशल है या कोई अन्य जीन इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। क्वालिटी किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिशन में बढ़ा सकते हैं, किसी प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, किसी विशेष विटामिन की मात्रा बढ़ानी है, उसके लिए विशेष तरह से जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र किया हुआ होता है। ओके, इनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांसजेनिक्स। अगर इस तरह का कोई प्लांट है तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें उस स्पीसीज़ के अलावा किसी अन्य स्पीसीज़, किसी अन्य ऑर्गेनिज्म का जीन हो, इन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ट्रांसजेनिक्स कहा जाता है। ट्रांसजेनिक्स प्लांट्स होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं। इंसुलिन was the first hormone to be synthesized using genetic engineering। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहला कौन सा हार्मोन था जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू सिंथेसाइज किया गया। डिफाइन द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग, द प्रोसेस बाई विच पीसेस ऑफ DNA आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ओके, एक सजीव से दूसरे सजीव में जब हम DNA का ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज रिकॉम्बिनेंट DNA, और रिकॉम्बिनेंट DNA का प्रयोग किया जाता है। वो क्या होता है? प्लाज्मिड प्लस जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो वांछित जीन है, और जो वेक्टर है, उन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट DNA। ये रिकॉम्बिनेंट DNA हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड का क्या काम है? यह एक वेक्टर की तरह वेक्टर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, तो ये एक वेक्टर की तरह काम करता है जो स्पेसिफिक जीन को होस्ट सेल में लेके जाता है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस है? सबसे पहले तो हमें जो जीन चाहिए वो पहले तो पूरे क्रोमोसोम्स में से सेपरेट करें। मान लो इतना सा जीन है, ओके, उसके बाद हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके निकाल लें। ओके, ये प्रोसेस बार बार आपको दिखाई जा रही है। एक तरफ आपको प्लाज्मिड रखना है, दूसरी तरफ आपको डिजायर्ड जीन रखना है। ये प्लाज्मिड है, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ेंगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि इन दोनों के जो सिरे हैं वो सेम एक जैसे होंगे और चिपकने में बड़ी आसानी होगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जोड़ा जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA इसको कहा जाता है जब जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, RDNA स्मॉल में लिखते हैं। और फिर उसको वापस एंट्री कराई जाती है, क्योंकि ओपन में तो ये किसी काम का नहीं है। जब सेल के अंदर जाएगा तो ये अपनी मशीनरी द्वारा
हमारा जो ये जीन हमने इसमें डाला है वो क्या प्रोटीन बनाता है, वो सेल के अंदर ही बनेगा। ओके, प्रोडक्ट बनेगा और फिर ये जब रेप्लिकेट होगा तो बहुत सारी इसकी कोशिकाएं बनेगी और हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा हमें मिलेगा। ओके, तो ये आपको कई तरह से ये बताया जा चुका है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यूज़ जैसे इंसुलिन बनाते हैं वैसे कई हार्मोन और कई एंजाइम्स हम बना चुके हैं इसके द्वारा, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले इंसुलिन कहाँ से आता था? मान लो पहले जब डायबिटीज़ हो जाती थी लोगों को और ये सुविधा नहीं थी बैक्टीरिया से निकालने की, तब हम जैसे पिग्स हैं और काऊ हैं, इसमें डायग्राम के द्वारा शो किया गया है, इनके पैंक्रियाज से, इनके अग्नाशय से, ओके, इधर पिग्स और इधर काऊ, इनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस थी। ओके, और फिर ये रिएक्शन भी करती थी क्योंकि सेम टाइप ऑफ इंसुलिन होता नहीं है, तो ये ह्यूमन में रिएक्शन भी करता था। हमने क्या किया, ह्यूमन का ही जीन निकाला और उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया और अब बैक्टीरिया की सेल वो इंसुलिन बनाने लग गई है जो बड़े आराम से यूज़ और एक ग्रोथ हार्मोन्स बनाया है। ग्रोथ हार्मोन्स से जो बौने हैं उनको लंबा किया जा सकता है, ये भी एक जीन है। तो इस तरह के भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। फिर वैक्सीन जो है वो आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हैं, काफ़ी फ़ायदा है इसका। उसके बाद टू मेक प्लांट रेजिस्टेंस टू डिजीज़, जैसे पहले प्लांट्स को बहुत बीमारियां होती थी फंजाई से, बैक्टीरिया से। ओके, तो हमने ऐसा जीन ट्रांसफ़र कर दिया है जो प्रतिरोधकता प्रदान करता है। जैसे टोमेटो मोजेक वायरस है, ये पहले बहुत डैमेज करता था, बहुत जल्दी गल जाता था, ख़राब हो जाता था पौधा। और उसके बाद जो है टू मेक पिग काउज एंड फिश ग्रो फास्टर, ऐसा भी जीन है जो इनको फास्ट ग्रो करता है इनकी। ओके, ये सब मीट के लिए यूज़ किया जाता है इनको, तो इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल है। उसके बाद है हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय काउस, ऐसे भी जीन हैं जो काउस मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। उसके बाद टू मेक पिग विथ लेस फैट लीनर मीट, तो इस तरह से अगर ये भी एक रोल है एनिमल मीट के अंदर, इसको कंट्रोल्ड और कम फैट वाला मीट बनाने के लिए। जीन थेरेपी ये बहुत विशेष है। व्हेन ए जीन इज़ इंसर्टेड इनटू ए सिक पर्सन, ओके, कोई बीमार आदमी है और उसके अंदर कोई जीन कमी है, जैसे बोन मेरो जो है, जो जीन थेरेपी, जैसे बोन मेरो जो होती है, जैसे हाथ की जो हड्डियां होती है उसके अंदर बोन मेरो हमारा ब्लड का निर्माण करती है, किसी तरह से वो वहाँ पर अगर डिफेक्टेड हो जाती है तो हम जो है हिप बोन से स्टेम सेल निकाल के बोन मेरो में शिफ्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह से भी यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का और बीमार इंसान को ठीक कर दिया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।